हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 3.34 जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड कीजिए वी नॉट को यूजिंग नोडल एनालिसिस टेक्निक। तो यहाँ पे आपको सुपर नोड का कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो नोडल एनालिसिस टेक्निक में सबसे पहले हमने नोड को आइडेंटिफाई करना होता है। तो नोड के बारे में मैं हर वीडियो में बता देता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए कि मैंने जो अलहदा वीडियो बना रखी है उसका बस आपको लिंक बताऊँ और आप वहाँ से जाके देखें। लेकिन चलिए मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। बच्चों, नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। लाइक जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच होती है वो हमारे पास बाइनरी नोड होता है। जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच होती है वो होता है हायर नोड। और जहाँ पे तीन से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है वो होती है हमारे पास सरफेस नोड। ठीक है जी, तीन टाइप्स के नोड होते हैं। तो फर्स्ट नोड जो बाइनरी नोड है उसको हम कंसीडर नहीं करते बिकॉज वो ज़्यादा लंबा कर देता है क्वेश्चन को नोडल एनालिसिस टेक्निक में। ठीक है, कभी कभार उसको ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही कंसीडर किया जाता है। तो ज़्यादातर हम हायर और सरफेस नोड्स को लेते होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं नोड्स आइडेंटिफाई करने लगूँ, गौर से देखिएगा। सबसे पहले नंबर पे मेरे पास ये एक हायर नोड है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है। देखो, एक वोल्टेज सोर्स की और दो रेजिस्टर्स की। तो ये मेरे पास एक हायर नोड है। यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो उसके बाद देखो, ये मेरे पास एक हायर नोड है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है। वही कंडीशन है, दो रेजिस्टर है, एक वोल्टेज सोर्स की वायर है। तो लिहाजा ये मेरे पास नोड 2 हो गया। यहाँ पे मैं V2 के नाम से वोल्टेज मेंशन कर देता हूँ। अब ये मेरे पास एक बाइनरी नोड है, ये भी एक बाइनरी नोड है, लेकिन इन्हें मैं कंसिडर नहीं करूँगा बिकॉज उसकी कंडीशन मैंने आपको बताई है, वो क्वेश्चन को लंबा करेंगे। तो उसके बाद बच्चों बात आती है ये नीचे वाला एक पूरा सरफेस नोड है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे वाली सतह पे आके हर चीज़ की वायर आके अटैच हो रही है। और ये टोटल तीन नहीं है चीज़ें, टोटल चार हैं। देखो, एक ये वाला रजिस्टर, एक ये रजिस्टर, एक ये रजिस्टर और एक ये वोल्टेज सोर्स। तो टोटल चार चीज़ें हैं जो नीचे आके अटैच हो रही हैं। तो ये हमारा तीसरा नोड है जिसे हम कहेंगे सरफेस नोड, और इसे करना पड़ेगा ग्राउंड। ये मैं उसकी बाउंड्री आपके लिए ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि इसके हर पॉइंट पे सर का कहने का मतलब है कि सेम नोड है तो सेम वोल्टेज होंगे। ठीक है, अगर आप वेरिएबल का नाम देते हो तो वेरिएबल होगा, ग्राउंड करते हो तो ग्राउंड होगा। और ग्राउंड करना ज़रूरी होता है हर क्वेश्चन के अंदर, हर सर्किट के अंदर एक ग्राउंड नोड होना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपका करंट फ्लो नहीं करता। तो डैट्स वाई हमें किसी एक नोड को ग्राउंड करना पड़ता है। तो मैं इस नोड को ग्राउंड करने जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये नोड हो गया हमारा ग्राउंड, यहाँ पे आ गया 0 वोल्ट। ठीक है जी। तो अब आपने अपने सर्किट में नोड्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब देखें यहाँ पे जब बच्चों दो अननोन वोल्टेज जो होते हैं नोड्स के, कभी कभार, अब ये देखो ये तो नाउन वैल्यू है ना 0, लेकिन ये जो दो अननोन है, अगर दो अननोन वोल्टेजेस के दरमियान अगर एक वोल्टेज सोर्स आ जाए तो वहाँ पे सुपर नोड की कंडीशन लगती है। अब यहाँ पे देखो V1 और V2 के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स आ गया जिसकी वजह से यहाँ पे सुपर नोड टेक्निक लगेगी। तो लिहाजा यहाँ पे V1 और V2 के दरमियान ये वाला वोल्टेज सोर्स है, तो ये हमारे पास सुपर नोड की कंडीशन बना रहा है। डैट्स वाई सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स हो। ठीक है, वोल्टेज सोर्स के अलावा अगर कुछ ना हो, ये ना हो कि वोल्टेज सोर्स भी हो, रजिस्टर भी हो, कोई और कंपोनेंट यानी लगा हो। जैसे इस वायर में देखो, यहाँ पे 3 किलो ओम का रजिस्टर भी है और ये आगे वोल्टेज सोर्स भी है। तो यहाँ पे सुपर नोड नहीं लग रहा, यहाँ पे सिर्फ लग रहा है क्योंकि इस वायर में सिर्फ वोल्टेज सोर्स है। तो डैट्स वाई ये आ जाएगी सुपर नोड की बाउंड्री। बच्चों, ये जो नीचे मैंने ग्राउंड नोड की बाउंड्री ड्रा की है ये तो आपको समझाने के लिए था, लेकिन ये जो सुपर नोड की बाउंड्री ड्रा कर रहा हूँ ना, ये आपने लाजमी ड्रा करनी है क्योंकि ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा है। ठीक है जी। अब देखिएगा, सबसे पहले यार ये मैं आगे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यानी ये सुपर नोड को की इक्वेशन लिखने से पहले चाहूँगा हम वी नॉट देख लें कि हमें वी नॉट कैसे मालूम होंगे। देखो बच्चों, वी नॉट वोल्टेज जो है वो दो नोड्स के सेंटर में आ रहे हैं। अगर हम इस रजिस्टर को एक लम्हे के लिए इग्नोर करते हैं, ये V2 और 0 वोल्ट के सेंटर में आ रहे हैं। ठीक है, तो लिहाजा जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज हम प्लस में लिख देंगे, और जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज हम माइनस में लिख देंगे। यानी ये देखो, पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ था, नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ था, तो इसकी इक्वेशन आ गई V2 - 0। तो V2 के बराबर है V नॉट वोल्टेज, यानी अगर हम V2 मालूम कर लेते हैं तो हमें V नॉट मालूम हो जाएंगे। ठीक है जी। अब हम लिखते हैं जी इक्वेशन इसकी सुपर नोड की। तो माइनस का टर्मिनल वही टेक्निक जैसे इसके लिए लिखी है, माइनस का टर्मिनल जिस तरफ है वो वाले वोल्टेज माइनस में, जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में, इज़ इक्वल टू इसकी अपनी वैल्यू जो कि 12 है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है सुपर नोड के थ्रू। ठीक है, अब ये सुपर नोड इक्वेशन थी। अब हम
एक और इक्वेशन जनरेट करेंगे सुपर नोड की बाउंड्री के ऊपर KCL लगा के, ठीक है। यानी बाउंड्री मीन्स यानी एक वायर का निचोड़ तो हमने निकाल लिया, बाकी ये जो साइडों पे वायर रह गई हैं ये इस नोड के घेरे में देखो टोटल 2 वायर्स इस साइड पे हैं, 2 वायर्स इसके इस साइड पे हैं, सेंटर में एक 5वीं वायर थी जिसकी हमने इक्वेशन लिख लिया है, तो बाकी 4 वायर्स के भी हमने करंट्स लिखनी है। तो अब हम KCL अप्लाई करेंगे सुपर नोड की बाउंड्री पे, तो आप लिखोगे अप्लाई KCL एट सुपर नोड, ठीक है जी। ये सुपर नोड पे KCL लगने जा रहा है। तो KCL क्या था? सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी एक नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है, ये KCL का कहना था। तो मैं हमेशा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स लिखता हूँ और इज़ इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। ये मैंने इज़ इक्वल टू लगा दिया, यहाँ पे लिविंग करंट्स लिखूंगा। जिस वायर की करंट हमें मालूम ना हो, एग्जैक्ट कोई करंट ना दी गई हो, वहाँ पे हम लिविंग करंट फार्मूले से करंट लिखते होते हैं बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। तो देखिएगा पहले मैं इस वायर की करंट लिखता हूँ क्योंकि टोटल 4 वायर्स हैं, ये 2 और ये 2। तो पहले मैं इस वायर की करंट लिखना चाह रहा हूँ, तो देखो मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता, तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे लिविंग करंट फार्मूला। मैं यहाँ से एक करंट को लीव करवाता हूँ, देखें लिविंग करंट फार्मूला कैसे लगता है। मैं यहाँ से एक करंट को लीव करवाता हूँ इस नोड में से, तो लिहाजा जिस नोड में से करंट लीव करती है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना होता है। ये मेरा असूल है, मैं आपको बताता रहता हूँ ये चीज़। तो यहाँ पे आ गया V1 माइनस, यहाँ से करंट लीव करती हुई जाके इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुई, तो ये लिखा जाएगा आगे +6 तो लिखा जाएगा, लेकिन बाहर वाला माइनस उसके प्लस को माइनस कर देगा। अभी हमारी बच्चों नोड टू नोड मूवमेंट नहीं हुई, क्योंकि अगर हमने करंट को लीव करवाया तो नोड टू नोड मूवमेंट होनी चाहिए। ये तो नोड टू सोर्स मूवमेंट हुई है, तो लिहाजा सोर्स से भी अभी करंट लीव करेगी। जब इस सोर्स में से भी करंट लीव करेगी तो फिर से आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से करंट लीव करती हुई जाके ग्राउंड नोड में एंटर हुई, तो लिहाजा नोड टू नोड मूवमेंट हो गई, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई है वो आपने बटे में लिख देनी है, जो कि है 3 किलो ओम। अब मेरे ख्याल में आप लिविंग करंट फार्मूला समझ गए होंगे, अब मुझे ज़्यादा बयान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे इस वायर की करंट का भी नहीं पता, तो फिर से लिविंग करंट फार्मूला, यहाँ से करंट को लीव करवाया तो क्या लिख दूँगा V1 माइनस, यहाँ से करंट लीव करती हुई जाके ग्राउंड नोड में एंटर, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो है 4K। उसके बाद बारी आती है इस साइड वाली वायर्स की। देखें इस वायर की भी करंट का नहीं पता, फिर से लिविंग करंट फार्मूला, V2 में से मैं करंट को लीव करवाता हूँ तो V2 माइनस, यहाँ से करंट लीव करती हुई ग्राउंड में एंटर हुई, V2 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो है 6K। उसके बाद लास्ट वायर की बात आती है, तो वो भी लिविंग करंट फार्मूले से ही उसका फार्मूला लिखा जाएगा, बिकॉज देखें ये वायर जो है इसमें भी कोई करंट का सोर्स मेंशन नहीं है, तो लिहाजा हम यहाँ से करंट को लीव करवाएंगे, उसी वक्त लिख देंगे V2 माइनस, और जाके आपको साफ नज़र आ रहा है करंट 2 रजिस्टर में से गुजरती हुई डायरेक्ट जाके 0 में एंटर कर जाएगी, तो बटे में आ जाएगा जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई है, यानी टोटल रेजिस्टेंस आई है 4K + 2K, यानी दोनों का सम आ जाएगा। अब एंटरिंग करंट तो है ही को नहीं हमारे यहाँ पे देखने वाले वायर्स में, तो लिहाजा इज़ इक्वल टू 0 लिख देंगे, यानी कि एंटरिंग करंट वाली साइड पे हम 0 लिख देंगे, जो ये चीज़ मेंशन करता है कि एंटरिंग करंट यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब मैं इसका बटा ख़त्म करना चाहता हूँ, यानी ये बटे ख़त्म हो जाएं, तो देखो इसका LCM क्या बनता है बच्चों, इसका LCM बनता है हमारे पास 12K, ठीक है। 12K से अगर मैं ज़रब देता हूँ ना तो हर एक बटा कैंसिल हो सकता है, तो मैं 12K से पूरी इक्वेशन को ज़रब देने लगा हूँ। यहाँ पे देखें जब 12K मल्टीप्लाई होगा आपने लिख देना साइड पे मल्टीप्लाइंग बाय 12K, जैसे आप वो मैथ में करते हो। तो यहाँ पे जब 12K ज़रब होगा K से कटेगा 3, एक बार 3, 4 बार 12, 4 ऊपर ज़रब खा जाएगा, 4V1 माइनस 24 हो जाएगा, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस वो आपने फ़िक्रा लिखना है, और जैसे मैं कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, यानी कि मल्टीप्लाई सारा जहन में करके लिखता जा रहा हूँ, ऐसे ही आपने भी लिख देना। अब यहाँ पे जब 12K ज़रब होगा 4 3 ज़ा 12 होगा, किलो से वैसे ही काट चुका होगा, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जब 12K ज़रब होगा 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जब 12K ज़रब होगा बटे में देखो यहाँ पे भी 6K बन रहा है, तो 6 एक बार 6 2 बार 12, 2 ऊपर ज़रब खा जाएगा, और ये आपके पास फाइनली इक्वेशन आ जाएगी। आप इसको सिंप्लीफाई कर ले, देखें V1 वाले 7V1, V2 वाले 4V2, और ये जो 24 है ये दूसरी जानिब जाके +24 हो गया, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, और मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने समझ लेना है। एग्जांपल 3.1 की हमारी वीडियो से जाके मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के हम कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हैं, वेरिएबल्स फाइंड कर सकते हैं, ये मैंने सारा बयान किया हुआ है। अदरवाइज़ इसकी कंसेप्चुअल वीडियो में भी वीडियो मौजूद है, तो आप जाके देख सकते हो। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे कैसे, ये मैं आपको बयान कर देता हूँ।
यहाँ पे देखो बच्चों, इनके पहले जो साथ में कांस्टेंट्स हैं साइंस के साथ लिखे जाएंगे, -1 1 दोनों इक्वेशन के, 7 4, फिर इनके वेरिएबल्स लिखे जाएंगे कॉलम वाइज, पहले V1 है फिर V2 है, फिर इज़ इक्वल टू वाले नंबर्स, 12 है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में 24 है। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आपको V1 और V2 दोनों की वैल्यू बताता हूँ। हमें तो V2 की वैल्यू चाहिए V0 को फाइंड आउट करने के लिए, तो बस हमारा काम यहीं तक ख़त्म हो जाएगा, बस आप कैलकुलेटर का सारा काम है। तो लें जी, ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। V1 की वैल्यू है -2.18 कह लो या 2.2 कह लो अप्रॉक्सीमेटली, और दूसरी वैल्यू है 9.82, ठीक है जी, -2.2 वोल्ट, और दिस वन इज़ 9.82 वोल्ट, ठीक है जी। तो V2 की ही हमें वैल्यू चाहिए थी, तो ये यहाँ पे हम पुट करते हैं और हमें V0 की वैल्यू मिल गई। 9.8 वोल्ट कह सकते हो, 82 वोल्ट कह सकते हो, जैसे आपको बेटर लगे।